हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो हमें बिल्कुल सिंपल नज़र आती है। जैसा कि हम अपने आप को ही देख लें तो हम कितने सादा, सिंपल, सिमेट्रिकल नज़र आते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों की गहराई में, चीज़ों के अंदर जाना शुरू करते हैं तो फिर वहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। वहाँ से हमारी सोच एक नई जन्म लेती है कि आया ऐसा क्यों हुआ। हम ये सवाल पूछते रहते हैं अपने आप से। जब आप सोचना शुरू करते हैं ना, तब आप परेशान होना शुरू कर देते हैं कि आया ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं। जैसे कि हम इंसान हैं, अगर आप एक्सटर्नली देखें तो हम बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। यानी कि अगर किसी इंसान को दरमियान से काटा जाए तो बिल्कुल सिमेट्रिकल वो कटेगा। आधा दिमाग राइट साइड पे, आधा दिमाग लेफ्ट साइड पे, एक आंख राइट साइड पे, एक आंख लेफ्ट साइड पे, एक हाथ राइट साइड पे, एक हाथ लेफ्ट साइड पे। यानी कि बिल्कुल दरमियान से काटा जाए तो हर चीज इक्वली डिवाइड होगी। यानी कि इसका मतलब है कि हम एक्सटर्नली, बाहर से, फिजिकली कितने सिमेट्रिकल है। लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर घुसते हैं तो हमें पता चलता है कि हर चीज एसिमेट्रिकल है, यानी कि बेतरतीबी है। कोई चीज तरतीब से नहीं है। जरा देखिए आप डायग्राम में, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको नजर आ रहा होगा, एक आपका लेफ्ट साइड है और एक आपका राइट साइड है। बाहर से इंसान एक्सटर्नली कितना सिमेट्रिकल नजर आ रहा था। अगर आप अब इंटरनली देखें तो जो इंसान का दिल है, जो इंसान का स्टमक है, जो इंसान का पित्ता है वो लेफ्ट साइड पे है और जो इंसान का लिवर है वो राइट साइड पे है। यानी कि ये चीजों के अंदर आप घुसते जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी, तजस्सुस बढ़ना शुरू हो जाती है। इंटरनली मजीद अंदर घुसे तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर एक चीज है, और वो क्या चीज है, वो हमारे पास है डीएनए। हमने डीएनए के बारे में पढ़ना है क्योंकि डीएनए भी किसी तजस्सुस से कम नहीं है। तभी इस स्लाइड का नाम मैंने रखा हुआ है क्यूरियोसिटी अबाउट डीएनए। हमने डीएनए के तजस्सुस के बारे में देखना है कि डीएनए में क्या चीज है जो हमें हैरान करने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल। सेल वो चीज है जिस पे जिंदगी डिपेंड करती है। यानी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि अगर सेल ना हो तो जिंदगी भी ना हो। और सेल वो चीज है जो हमें ज़ाहिरी आंख से नजर नहीं आती, हम इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। फिर हम न्यूक्लियस के अंदर घुसे तो हमें मिला क्रोमोसोम्स। फिर हम क्रोमोसोम्स के अंदर घुसे तो हमें क्या मिला, डीएनए। यहाँ पे देखिए उन्होंने कितनी बड़ी चेन डीएनए की शो की हुई है। कहते हैं कि डीएनए की चेन इतनी बड़ी होती है कि अगर आप इसको खोलने पे आ जाए ना तो आप चांद तक जा सकते हैं, लेकिन ये चेन कभी खत्म नहीं होगी। और ये सारी चीजें किसमें है, सेल के बीच में है। और सेल वो चीज है जो हमें ज़ाहिरी आंख से नजर नहीं आ रहा। वाओ, इट इज एन अमेजिंग केमिस्ट्री ऑफ सेल। आगे चलते हैं, हम ऐसा करते हैं डीएनए की कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। अब हम डीएनए के बीच में घुस गए हैं, मजीद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी है। वो कहते हैं ना कि अक्ल होवे ते सोचे ही सोचा, जे ना होवे ते मोजा ही मोजा। यानी कि अब आप देखिए डीएनए तीन चीजों के मिलने से बनता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक पहली नंबर पे चीज है वो हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप। फिर डीएनए दूसरी किस चीज के मिलने से बनता है, नाइट्रोजीनियस बेसिस के मिलने से बनता है। और तीसरा डीएनए किसके मिलने से बनता है, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब है 5 कार्बन वाली ये शुगर होती है।
इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये अभी सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड आपको दिखाया है, और जब ये लाखों की तादाद में न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो फिर जाके डीएनए बनता है। आगे चलते हैं। वो कहता है जी कि जब नाइट्रोजीनियस बेसिस और शुगर का कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जैसे ही उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, उस पूरे यूनिट को, जो कि ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं। अब आगे नाइट्रोजीनियस बेसिस के ऊपर। नाइट्रोजीनियस बेसिस भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। अब वो कौन से दो हिस्से हैं आप देखें। नाइट्रोजीनियस बेसिस भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है पिरिमिडीन और एक होती है प्यूरिन्स। अगर आप देखें पिरिमिडीन्स में भी दो तरह की नाइट्रोजीनियस बेसिस है, एक है साइटोसिन, एक है थायमीन। और अगर आप देखें प्यूरिन्स में भी दो तरह की नाइट्रोजीनियस बेसिस है, एक है गावानिन और एक है एडेनिन। कॉम्प्लेक्सिटी फिर बढ़ रही है। पहले हम सेल में गए, सेल के बाद न्यूक्लियस में गए, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम्स में गए, क्रोमोसोम्स के बाद डीएनए में गए, डीएनए के बाद न्यूक्लियोटाइड में गए, न्यूक्लियोटाइड के बाद नाइट्रोजीनियस बेसिस में गए। आगे चले जरा। ले जी, ये आगे उन्होंने आपको दोबारा से डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिखाया है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। ये डीएनए की एक चेन है और ये डीएनए की दूसरी चेन है। ये जो दो चेनें आपको नजर आ रही है, एक चेन और दूसरी चेन, ये किसके मिलने से बनती है? शुगर, पेंटो शुगर जो ऊपर पढ़ के आया है, और फॉस्फेट ग्रुप के मिलने से बनती है। यानी कि ये डीएनए का बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। ये असल कंपोनेंट्स हैं जिनका होना जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है, वो क्या है देखते हैं। ये जो आपको चेन्स नजर आ रही है 1 और 2, ये दोनों चेन्स पैरेलल है, यानी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये आपस में जुड़ी हुई है किसकी मदद से? बेसिस की मदद से, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस। कौन कौन सी बेसिस थी? 4 तरह की बेसिस थी, एडेनिन, थायमीन, गावानिन और साइटोसिन। ये जो दो चेनें आपस में अटैच है, ये बेसिस की मदद से है। और वो बेसिस आपस में किस तरह अटैच हुई हुई है उसको हम देखते हैं। ले जी, ये सारा उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर आपके सामने खोल के रख दिया है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो उन्होंने कहा हुआ है 2 चेनें चल रही है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। ये क्या चीज है? ये पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर बताया हुआ है। पेंटोस शुगर का 3rd कार्बन किसके सामने आ रहा है? पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन के सामने आ रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें, इस चेन के बिल्कुल नीचे यहाँ पे भी 3 और 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों चेनें पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल है। एक चेन अपवर्ड है और एक चेन डाउनवर्ड है। यहाँ पे भी आप देखें कि एसिमेट्री आ चुकी है, बेतरतीबी आ चुकी है। अब बेतरतीबी क्यों आई है? बेतरतीबी इसीलिए आई है ताकि थायमीन बेस के सामने एडेनिन बेस आए और गावानिन बेस के आगे साइटोसिन बेस आए। अगर आप देखें तो राइट साइड पे जो मैं आपको शो कर दूं, यहाँ पे भी उन्होंने 5 कार्बन लिखा हुआ है, 3 कार्बन लिखा हुआ है, और इसका वही बता रहे हैं कि ये दोनों चेनें पैरेलल है। ये देखे ना, नीचे लिखा हुआ है शुगर फॉस्फेट ग्रुप, शुगर फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि 2 चेनें शुगर और फॉस्फेट के मिलने से बनी हुई थी, और दोनों चेनें किसकी मदद से अटैच थी? बेसिस की मदद से अटैच थी। तो पहला सवाल ये उठा था कि ये दोनों चेनें पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल क्यों है? उसका जवाब मैंने आपको दे दिया।
वो क्या है, जब दोनों चेनें एंटी पैरेलल होगी तो थायमीन के सामने एडेनिन बेस आएगी और गवानीन बेस के आगे साइटोसिन बेस आएगी। उससे क्या होगा, उससे दोनों बेसिस यानी कि ऊपर थायमीन एडेनिन और नीचे गवानीन साइटोसिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मेरी नज़र में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीएनए में। भाई अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो ये दोनों चेनें आपस में कभी अटैच नहीं होगी। थायमीन एडेनिन दोनों के दरमियान कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है, 2। जबकि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है। यानी कि टोटल हमारे पास 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक मोनोमर में, एक यूनिट में। अभी मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, लाखों यूनिट्स हैं। फर्ज करें कि अगर दोनों चेनें पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल ना होती, यानी तीसरे कार्बन के सामने तीसरा कार्बन आता, 5वें कार्बन के सामने 5वां कार्बन आता, यानी कि बजाय मुश्किल करने के सादा सा सवाल ये होता है बच्चे का कि सर एडेनिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकती, या फिर गवानीन थायमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकती, यानी कि दोनों चेनें एक ही डायरेक्शन में पैरेलल नहीं चल सकती। एडेनिन के सामने कौन आएगा, साइटोसिन, और गवानीन के सामने क्या आएगा, थायमीन। तो इसका जवाब इसी तस्वीर में दिया गया है। उन्होंने देखे ये एरो से शो करके बताया हुआ है, ये जो एरो लगाया हुआ है, उन्होंने कहा जी आप किसी एक को रिप्लेस करके देख ले, आपको जवाब मिल जाएगा। आप ऐसा करें, साइटोसिन को ऊपर ले जाए और थायमीन को नीचे ले जाए, या फिर गवानीन को ऊपर ले जाए एडेनिन को नीचे ले जाए, बात एक ही है। ले जी हमने क्या किया है, हमने एडेनिन के सामने साइटोसिन ले आया, यानी ऑपोजिट कर दिया, और गवानीन के सामने हम किसको ले आए हैं, थायमीन को। अब आप खुद गौर करें, एडेनिन और साइटोसिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। देख ले, हाइड्रोजन के सामने कौन आया हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब होती है जब एक्सेप्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। जैसे आप बी डायग्राम में देख ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हुई है, कैसे हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन के सामने कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एडेनिन और साइटोसिन का अगर हमने कम्बिनेशन करवाने की कोशिश की तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने आएगा, देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के सामने आएगा, देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नीचे वाले केस में देख ले, गवानीन और थायमीन को जब मैं आमने सामने लाया हूं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान तो अट्रैक्शन तो दूर की बात, रिपल्शन हो सकती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं। लॉन पेयर आपको पता है फैलते हैं वेस्पर्न थ्योरी के मुताबिक, तो यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगी और हाइड्रोजन के सामने फिर हाइड्रोजन आ गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन एग्जैक्टली इस ऑक्सीजन के सामने है, तो लिहाजा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी हद तक हो सकती है। चले आप ऊपर वाले केस में भी ये कंसीडर कर ले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। अगर मैं बी वाली डायग्राम को देखूं तो टोटल कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, 1 2 3 4 5, और अगर मैं सी वाली डायग्राम को देखूं सिर्फ 1 और 2, 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बस। तो अगर हम सी वाले केस को फॉलो करें, यानी कि एडेनिन के सामने साइटोसिन ले आए और गवानीन के सामने थायमीन ले आए, दोनों चेनें आपस में कनेक्ट हो जाएगी विद
टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। और अगर मैं बी वाले केस को देखूं जहां पे हमने एडेनिन को कंबाइन करवाया था थाइमिन के साथ और गवानीन को कंबाइन करवाया था साइटोसिन के साथ, तो तब कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी? 5। और ये जो बी वाली आपकी डायग्राम है वो एंटी पैरेलल से बनी थी, जबकि सी वाली जो डायग्राम है वो सेम डायरेक्शन में बनी हुई है। यानी कि जब दोनों चेन सेम डायरेक्शन में हो तो कौन सी चेन ज्यादा मजबूत होगी, बी वाली कि सी वाली? अंडरस्टूड बात है कि आप यही कहेंगे कि बी वाले कॉम्बिनेशन में दोनों चेनें आपस में मजबूती से अटैच हुई होगी, जबकि सी वाले केस में दोनों चेनें आपस में मजबूती से अटैच नहीं हो सकती बल्कि इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो लिहाजा दोनों चेनों को आपने आपस में कंबाइन तो करवाना है लेकिन एंटी पैरेलल रखकर करवाना है ताकि एडेनिन के सामने थाइमिन आए और गवानीन के सामने साइटोसिन आए। आप दोनों चेनों को सेम डायरेक्शन में रख के अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं करवा सकते। यहाँ से हमें पता चला कि जब हम अपने आप को एक्सटर्नली देख रहे थे तो सब कुछ बड़ा सिमेट्रिकल था। जैसे ही हमने अपने अंदर गौर करना शुरू किया सब कुछ बेतरतीब है, हर चीज एसिमेट्रिकल है, कोई चीज तरतीब से नहीं है। इवन आपका डीएनए का मॉलिक्यूल भी तरतीब से नहीं है। होपफुली कि आपको डीएनए के बारे में काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और यही मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।